चलो वेलकम। स्टार्ट किया जाए फिर से। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कैसे रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अगर वहाँ अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या क्या चीज जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे अभिक्रिया हुई है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास और तापमान में परिवर्तन। ये अगर ये चार चीज हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, लिखने के बाद उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है और संतुलित किस तरह से करते हैं हम लोग। ठीक है। आज के पार्ट में हम लोग लास्ट में एक चीज जो उसमें रह गया था, जो और बताना था रासायनिक समीकरण में, वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे चलेंगे। तो जैसे कि हम्म, जैसे कि सारी रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती, अपने आप नहीं होती, उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ऐड करना पड़ता है। जैसे कि सिंपली अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट से हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या अपने आप संपन्न हो जाएगा? नहीं, ये रिएक्शन भी अपने आप संपन्न नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल चीज ऐड करनी पड़ती है। उसको भी हम लोग को इसमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, ये क्विक होता है, क्विक, और ये गैस में है। बट इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें इसको हीट करना पड़ता है। तो जब किसी अभिकारक को हम लोग गर्म करते हैं, ये हमारा अभिकारक हो गया और ये हो गया हमारा उत्पाद। तो अगर इसको गर्म करते हैं तो ये एरो वाला साइन है, इसके ऊपर हम लोग इस तरीके का एक साइन देते हैं, एंगल शेप का, इसको पढ़ा जाता है डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उष्मा दे रहे हैं या हीट, उष्मा या हीट दे रहे हैं। ठीक है। उसी तरीके से कोई और रिएक्शन होगा जिसमें एरो के ऊपर मान लो कि प्रेशर लिखा हुआ है 340 एटीएम। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जो है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही संपन्न होगी। मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब 340 एटीएम होना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को भी हम लोग समीकरण में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा भी कुछ होता है कि एक अ, जैसे कि ये एक और रिएक्शन लिख लो कि हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड 2H, H2O2, इससे टूट के अगर जल बन रहा है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो दो दो ऑक्सीजन यहाँ चार हो गया, इधर भी दो कर दो, इधर भी दो कर दो, दो दो चार, चार, हाइड्रोजन भी चार। ठीक है। इसको कहा जाता है, ये है हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। ये एक क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट होता है जिसका बहुत मतलब रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। तो जब इस रिएक्शन को मान लो कि हमको कंप्लीट करवाना है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड से हमें जल और ऑक्सीजन बनाना है, तो इसके लिए एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, उसकी जरूरत पड़ती है, जो है मैग्नीज O2। अगर हमें उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी तो उस उत्प्रेरक को भी हम लोग एरो के ऊपर लिख देंगे। ठीक है। तो ये उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे मान लो इस रिएक्शन में है MnO2, ये क्या है? उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक होता क्या है? तो उत्प्रेरक हो गया ऐसा पदार्थ
उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए भाग लिए अभिक्रिया की गति को घटा भी सकता है या फिर बढ़ा देता है और अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। ठीक, यही है हमारा उत्प्रेरक। तो जब इस तरह की चीजें जो एक्सटर्नल चीजें हैं, अगर हम किसी को हीट दे रहे हैं तो उस चीज को भी एरो के ऊपर मेंशन करना है। अगर कोई उत्प्रेरक है उसमें, उसको भी मेंशन करना है। और अगर कोई सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कि उसी कंडीशन पर ये अभिक्रिया संपन्न होगी, तो उस चीज को भी हम लोग को जो जब समीकरण लिखेंगे तो उसके ऊपर जो एरो वाला साइन है उसके ऊपर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो रह गई थी कल। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने बताया था कि 4 तरह की होती है जो हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास में: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, जिसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया उसको पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड स्टेट में है, इसके साथ H2O लिक्विड स्टेट में, दोनों मिला बाद में क्या बन रहा है? CaOH का हॉल्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यानी दो अभिकारक आपस में जुड़े और एक सिंगल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया जहां पे दो अभिकारक, मान लो कि एक अभिकारक A है, दूसरा B है, और दोनों मिलके एक उत्पाद बनाया, क्या? AB। तो इस तरह की अभिक्रिया जब दो या मतलब दो से अधिक उत्पादक मिलके एक उत्पाद का अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब जब संयोजन अभिक्रिया ही होती है, जैसे यहाँ पे ये COH का होल 2 जो हमारे पास बन रहा है, ये रियल लाइफ में जो चूना हम लोग घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं उसी का एग्जाम्पल है कि जो चूना को अगर पानी में मिलाते हैं तो हमारे पास जो चूना वाला घोल है वो तैयार होता है। ठीक है, तो अब यहाँ चूना वाला जो घोल है उसमें देखा जाए तो CaO, अब अगर इसको पानी में मिलाया जाए तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो जिस बाल्टी या बर्तन में मिलाते हैं उसमें धीरे धीरे क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। उससे उससे मतलब उष्मा निकलती है। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा अगर बाहर निकलती है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी। ठीक है, अगर रिएक्शन हुआ उसमें से उष्मा बाहर निकल रही है तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। और अभी पीछे हमने देखा था कि जिसमें हमें देना पड़े, उष्मा देना पड़े, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी। जिसमें उष्मा
अपने आप बाहर निकले उसको बोलेंगे, जिसमें मतलब हमारे उत्पाद के रूप में उष्मा बाहर निकले उसको बोलेंगे उष्मा छेपी, और जिसमें उष्मा देना पड़े वो हो गया उष्मा शोषी। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि उष्मा छेपी क्या होता है, उष्मा शोषी क्या होता है। चलो, आ, ये सब ठीक है। अब ये होता क्या है एक्चुअली कि अगर चूना को पानी में घोले, चूना का घोल बनता है, चूना का घोल को हम लोग दीवार पे पोतते हैं। तो जब शुरू में देखिएगा कि जब चूना का घोल दीवार पे पुतता है तो उसमें क्या होता है कि चूना काफी फीका फीका लगता है, लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद देखोगे, 2-3 दिन के बाद तो उसमें चमक आनी शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होता है कि जब स्टार्टिंग में चूना को हम नॉर्मली चूना का घोल बना के पोत दिए, अब जो ये CaOH का हॉल्टो हमारे पास बना है वहां पे, वो क्या करेगा, वायुमंडल में जो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ अभिक्रिया करेगा, और उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है जो कि सफेद और चमकदार होती है। इसी कारण चूना होने के कुछ दिन के बाद वो काफी उसका सफेदी खुल के आता है और वो चमकदार दिखता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि जो हमारा संगमरमर जिसको कहते हैं मार्बल, उसका भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही वो भी होता है। संगमरमर का भी सूत्र क्या हो गया, संगमरमर या फिर मार्बल, ये भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब एक और इस तरह के रिएक्शन में भी देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहा है, यानी दो उत्पाद मिलके, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये रिएक्शन भी क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। यानी कि सरल शब्दों में लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया में उसमें छेपी मैंने बताया कि जिसमें उत्पाद के रूप में उष्मा या फिर हीट या ऊर्जा प्राप्त होती है, वो क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी। और जिसमें हमको खुद देना पड़ता हो, यानी कि उसको रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए उसको गर्म करना पड़ रहा है, वो हो जाएगा उष्मा शोषी। ठीक है, नेचुरल गैस जो हमारे मीथेन है उसके दहन में भी क्या होता है, तो वो भी क्या हो गया उष्मा छेपी, क्योंकि उसमें मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरीके से अगर हमारा देखा जाए कि वो जो भोजन पचने वाला क्रिया है वो भी क्या है, एक उष्माक्षेपी क्रिया है, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल, ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल तीनों आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज टूट रहा है उसकी मौजूदगी में, बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है और साथ में एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गया, उष्मा क्षेपी। ठीक है, या फिर कंपोस्ट वगैरह जो बनता है, मतलब बहुत देखते हैं कि जो बायोगैस बनाता है तो क्या करता है, जो गोबर है या फिर सड़ा हुआ जो भी सब्जी है फल है वो सब एक साथ डाल दिया, और धीरे धीरे उसमें क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसका डिकम्पोजिशन हुआ यानी कि विघटन, और उसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके आपस में एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यही क्या हो गया, हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब जैसे संयोजन अभिक्रिया के बारे में तो देख ही लिए, उसमें उष्मा छिपी उष्मा शोषी को समझ लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग का जो है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या होता है? अब देखो हमारे पास एक पहले इसका उदाहरण दिया हुआ है, बाद में समझेंगे ये होता क्या है। FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट बोला जाता है इसको। फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को अगर गर्म करते हैं तो Fe2O3, SO2 और SO3 तीन कंपाउंड में टूट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल अभिकारक है, एक सिंगल अभिकारक को जब हम हीट दे रहे हैं, यहाँ उष्मा दे रहे हैं, इस तरह का साइन अगर लगा दें यहाँ पे, तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? तीन अलग अलग उत्पाद में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि एक अभिकारक का अपघटन होकर हमें तीन नए नए उत्पाद मिल रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जैसे एक हमारे पास सिंगल उत्पाद है AB, अब उससे किसी भी तरीके से जो विघटन का तीन तरीका मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं, एक हो गया कि हीट दे के या तो उसको तोड़ दें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ दें, विघटित कर दें, या फिर तीसरा होता है कि उसमें लाइट का यूज कर ले हम लोग, सनलाइट का या फिर कोई और लाइट का यूज करके लाइट की सहायता से उसको डिकम्पोज कर। तो तीन तरह का डिकम्पोजिशन होता है। ये हो गया उसमें विघटन, दूसरा हो जाएगा विद्युत धारा यानी कि वैद्युत विघटन, और तीसरा हो जाएगा तो प्रकाशीय विघटन। ठीक है, तो इसको तोड़ के अगर हम दो अलग अलग उत्पाद में कर दें, तो ये जो सिंपल हमारा रिएक्शन है किसका आ जाएगा? विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का, दोनों एक ही शब्द है, तो उसका ये आ जाएगा। ठीक है, अब अब जो हमको इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखो फेरस सल्फेट जो होता है हमेशा एक कंपाउंड है FeSO4 विथ 7H2O, इसको कहा जाता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सात वाटर का मॉलिक्यूल है, तो केमिस्ट्री में अगर सात होता है उसको हेप्टा बोला जाता है, सिक्स को हेक्सा, मतलब पूरा सीक्वेंस है वो। तो हेप्टा हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब इसको हम जब हीट करना शुरू करेंगे, इसको गर्म करना स्टार्ट किए, तो गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले क्या निकलेगा? इसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इसी को जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, अगर इसका कॉमन नाम या फिर कॉमर्शियल नाम, इसी को कहा जाता है ग्रीन विट्रॉल, या फिर हरा थोथा, ग्रीन विट्रॉल या फिर हरा थोथा कहा जाता है इसको। अब इसको जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। सबसे पहले शुरू में इसका कलर क्या था? हरा कलर का होता है, हरा होता है तो ऑब्वियसली हरा कलर का लगभग होता है। अब इसको जैसे जैसे हम लोग इसको गर्म करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे इसका जो कलर है वो चेंज होके ब्राउन हो जाता है।
अब भूरा होने लगता है। तो भूरा क्यों होता है? तो यहाँ पर जो ग्रीन विड्रॉल था हमारे पास, हरा होता था, अ, उससे क्या हुआ कि ये सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 दोनों गैस निकल जाएगी, तो एक बहुत तीखी गंध वाली गैस निकलेगी। और ये जो Fe2O3 है, इसका कलर सिर्फ बचेगा, इसीलिए इसका रंग क्या हो गया, चेंज होकर ब्राउन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो हीट मतलब उष्मा की सहायता से क्या किए हम लोग, फेरस सल्फेट का अपघटन किए, और अपघटन करने के पश्चात हमारे पास तीन अलग अलग उत्पाद प्राप्त हुए। तो ये एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, अभिकारक को अभिकर्मक भी कहा जाता है। एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है। जैसे गर्म करने में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित या अपघटित हो जाता है। अब क्या है, फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 ये गैस है। ठीक है। उसी तरीके से एक अपघटन का उदाहरण ये भी है। कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, चूना पत्थर को, CaCO3। अब इसको भी क्या किए, हीट प्रदान किए, तो ये भी टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड है। और इसको कहा जाता है क्विक लाइन, या फिर हिंदी में कहे तो अनबुझा चूना, अनबुझा चूना। ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास अपघटन का उदाहरण। इसके अलावा और भी है एक एग्जाम्पल कि एक यौगिक हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3। अब उसको भी हीट दिए तो वो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारे पास अपघटन का एग्जाम्पल हो गया। अब अभी बताया था कि अपघटन जो होता है सिर्फ हीट से नहीं होता, वो तीन तरीके से हो सकता है। पहला था अपघटन अभिक्रिया तीन तरीके से हो सकती है। पहला हो गया उष्मीय अपघटन, दूसरा वैद्युत अपघटन, और तीसरा प्रकाशीय अपघटन। अब उष्मीय अपघटन में क्या होगा, अगर अपघटन उष्मा स्लैश हीट की सहायता से हो, यानी कि जो हम अपघटन का काम कर रहे हैं, उसको अभिकारक को तोड़ रहे हैं, अगर उसमें हम उष्मा हीट या फिर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, एनर्जी का हेल्प ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास, उष्मीय अपघटन। सेकंड है वैद्युत अपघटन, अगर अपघटन की अगर अपघटन की अ, अगर अपघटन विद्युत धारा की सहायता से हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास वैद्युत अपघटन। और तीसरा हो गया, अगर
अपघटन सूर्य का प्रकाश या फिर किसी भी अन्य प्रकाशीय स्रोत की सहायता से हो। तो ये तीन तरह का अपघटन होता है। पहला तो अभी हम लोगों ने हीट वाला देखा ही, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था ये? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किए थे? हीट दिए तो ये टूट गया था CaO प्लस CO2 में। वैद्युत वाला जनरली उसमें होता है, जो वाटर से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस में टूट जाता है। तो ये हो गया बात। और तीसरा है ये, जब सिल्वर आयोडाइड एक केमिकल होता है, सिल्वर आयोडाइड, जब इसमें सनलाइट दिया, सिल्वर आयोडाइड ने सिल्वर क्लोराइड, जब इसमें सनलाइट में इसको रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में इसको सिंपली रखा जाता है, तो क्या होता है, ये सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ये तीसरा, तीनों का एक एक एग्जाम्पल हो गया कि उसमें अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है, और ये प्रकाशीय अपघटन क्या होता है। ठीक है, बाकी जब इसको हम लोग लिखेंगे तो उसको डिटेल में लिख लेंगे। चलो बाकी इसमें ये वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो क्रियाकलाप है कि कैसे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करके जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। ठीक है, कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा वो उसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया हुआ है। और यहाँ पे जब होता है तो दो बनाना पड़ता है हम लोग को, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे जाके जमा होती है, ऑक्सीजन गैस एनोड पे जाके जमा होती है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे जाके, जहाँ आप देख सकते हैं इधर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है, ये कैथोड हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन है एनोड पे। तो अब जैसे सिंपली, अगर जो शुद्ध जल होता है ना, जो प्योर वाटर है हमारे पास H2O, जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं हो, विद्युत धारा का कुचालक होता है। अब विद्युत धारा का जब कुचालक होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर वो टूटेगा कैसे? जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बहुत थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को मिक्स करते हैं। डाइल्यूट या फिर तनु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो प्योर वाटर होता है विद्युत धारा कुचालक होता है, तो उसको सुचालक बनाने के लिए, ताकि उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, हम लोग उसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 मिक्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इसको सेटअप को देख लेना, बाकी इसको तो करने का एक्सपेरिमेंट का चीज है। नेक्स्ट वही है कि सिल्वर आयोडाइड वाला, सिल्वर क्लोराइड वाला। सिल्वर क्लोराइड है, उसको एक डिश में रखे, उसको सनलाइट में छोड़ दिए, तो उसके क्या हो गया, उसमें प्रकाशीय अपघटन हो गया, प्रकाश की सहायता से वो
सिल्वर और क्लोरीन दो चीज में टूट गया। सेम उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या होता है, अगर उसको सनलाइट में छोड़ दिया जाए तो वो सिल्वर और ब्रोमीन दोनों के साइड अलग अलग चीज में टूट जाता है। अब इसका जो कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड ये एकदम वाइट कलर का होता है, सफेद रंग का। लेकिन जब इससे सिल्वर का जो कलर है, सिल्वर क्या होता है, चांदी जो होती है वो ग्रे कलर का होता है। तो जब इसको डिश में रखते हैं तो थोड़ा टाइम के बाद देखते हैं कि जो हमारा व्हाइट कलर है वो चेंज होकर क्या हो गया, ग्रे हो गया। तो उसी से हमको अंदाजा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई, क्योंकि हमने बताया था कि अगर किसी में रंग में परिवर्तन हो रहा है तो बहुत हद तक चांस है कि वहां पे कोई ना कोई क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, पता कैसे चलता है हमको कि वहां पे व्हाइट कलर जो है हमारा किस में शिफ्ट हो गया है, ग्रे कलर में। ठीक है। अभी सबका यूज जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड, ये बहुत लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इन सब का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। अरे फोटोग्राफी या फिर एक्सरे का जो फिल्म बनता है उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग तीन देख लिया, अ, अ, वैद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और उष्मीय अपघटन, तीनों देख लिया। यानी हमारा संयोजन और वियोजन हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट थर्ड टाइप का रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है वो है विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो विस्थापन अभिक्रिया में सिंपली समझो कि एक जो हमारे पास क्रियाकलाप है उसके हिसाब से पहले हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। एक हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो नॉर्मल रंग होता है वो नीला कलर का होता है ये। ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है। अब उसमें क्या करना है कि एक लोहा का कील लेना है और उसको उसमें डाल देना है। कॉपर सल्फेट में क्या किया, एक लोहा का कील लिए हैं और उसको डाल दिए। अब थोड़े टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि जो इसका नीला रंग है, नीला रंग है वो बदल के, अब इसमें कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, नीला रंग बदल के हरा हो जाता है। पहले इसका रंग नीला था सॉल्यूशन का, बदल के क्या हो जा रहा है, हरा। तो हरा क्यों हो जा रहा है, तो इसलिए हो जा रहा है कि अभी हमने पढ़ा था FeSO4 के बारे में। यहाँ देखो कि FeSO4 का रंग क्या होता है, इसको बोलते हैं हरा होता है इसका, यानी हरा कलर होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, ये जो Fe था यानी लोहा था, ये जाके यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर दिया और एक नया कंपाउंड बना दिया है, वो है FeSO4, और साथ में कॉपर को क्या किया, बाहर निकाल दिया, और कॉपर अपना कलर में आ गया। मतलब ये जो सॉल्यूशन का रंग था नीला से चेंज हो गया, क्या हो गया, हरा। यानी कि ब्लू विट्रॉल नीला थोथा से हमें प्राप्त हो गया हरा थोथा। नीला थोथा से हरा थोथा प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसने क्या किया, कॉपर बैठा हुआ था अपनी जगह पे, Fe आया और उसको उसके जगह से विस्थापित करके खुद वहां बैठ गया, है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
यहाँ पे देखो वही चीज लिखा हुआ है जो बताया है। या फिर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला गया, उससे FeSO4 बना और ये कॉपर अलग निकल गया। ठीक है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया को अगर बोला जाए कि ये होता क्या है, तो सिंपली इसका क्या कह सकते हैं हम लोग कि जिस अभिक्रिया में, अब सवाल ये है कि Fe इसको विस्थापित किया क्यों, तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्रियाशीलता। धातु की, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब धातु की क्रियाशीलता क्या होता है, तो एक कौन धातु कितना क्रियाशील है उसका एक चार्ट है। बाकी उसके अंदर तो और डिटेल है जो हम लोग बाद में कभी जो जब इस तरह के चैप्टर में आएंगे, मेटल वाले चैप्टर में, तो उसमें पढ़ेंगे। बट अभी के लिए कि उसमें एक चार्ट बना हुआ है कि कौन धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। और जो उस चार्ट में ऊपर वाले होंगे, यानी जो ज्यादा क्रियाशील होंगे, वो क्या करेंगे, अपने से कम क्रियाशील धातु को, अगर कोई भी रिएक्शन में दोनों साथ आएगा, तो कम वाले को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर भी है कि जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों आया, तो उसमें क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो गया। उसी तरीके से लेड और कॉपर क्लोराइड दोनों आया, लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन में अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें जो बेसिक्स एक सीरीज है, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं रहेगा फिर पता नहीं चलेगा कौन किस में कौन किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो सबसे क्रियाशील जो धातु होता है वो होता है पोटेशियम। ये हो गया सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील हो गया पोटेशियम। उसके बाद सबसे अधिक क्रियाशील, तो अगर कोई रिएक्शन में पोटेशियम आया है, तो वहां पे अगर कोई भी धातु और रहा है, तो उसको क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। उसके बाद आ गया तुम्हारे पास नेक्स्ट है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, साथ साथ में लिख भी देता हूँ, मैं सिंबल से काम नहीं चलेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आया जिंक, उसके बाद है लोहा, फिर एसएन जो होता है वो टीन का सिंबल होता है। उसके बाद पीबी, ये प्लम्बम बोला जाता है, ये लेड का, यानी कि लेड या फिर शीशा का होता है। उसके बाद हाइड्रोजन, और लास्ट में जो हमारा अभी तक आ रहा था वो कॉपर, कॉपर, उसके बाद प्लेटिनम, और लास्ट में ये सोना। तो ये आ गया कॉपर या फिर तांबा,
प्लेटिनम, और लास्ट में हमारा गोल्ड या फिर सोना आ गया। तो ये जो एक क्रियाशीलता का चार्ट या मतलब सीरीज टाइप का कह लो, तो इसमें जो भी ऊपर वाला होगा, ऊपर का जो भी जैसे जैसे ये आएगा डाउन, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, घटता जाता है। का ऑर्डर घटता जाता है। और इसमें ऊपर से नीचे की ओर आने पर मौजूद धातु अपने से नीचे वाले धातु को अभिक्रिया के दौरान उसके लवण से विस्थापित करते हैं। यानी कि अभी हम देखा था कि कौन सा था, एफ था, ये क्या है, कॉपर से ऊपर है, एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो ये दोनों साथ में रिएक्शन में आएगा तो क्या करेगा, एफ कॉपर को रिप्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देखा लेड भी क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करें कि मान लो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले और उसमें एफ डाले तो वो जो लोहा था वो तो कॉपर को रिप्लेस कर दिया था, बट इसका उल्टा करें कि अगर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लें यानी FeSO4 का सॉल्यूशन लें और उसमें कॉपर का कील डालें, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर की क्रियाशीलता है वो क्या है, लोहे से कम है। कॉपर की क्रियाशीलता क्या है, लोहे से कम है, तो वो उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, जस का तस ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है आखिरी टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या होता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अब जैसे यहाँ पे देखो एक्व सॉल्यूशन है किसका, सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का, दोनों आपस में रिएक्शन किया, एक बेरियम सल्फेट बन गया, NaCl बन गया। अब इसमें हुआ क्या है कि जब एक्व सॉल्यूशन इसका बनाते हैं तो ये अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आयन में सेपरेट हो जाता है। जैसे Na2SO4 है, Na2SO4, ये अपना आयन सोडियम आयन प्लस जो सल्फेट आयन है इसमें सेपरेट हो गया। ठीक है, पानी के अंदर। उसी तरीके से बेरियम क्लोराइड भी है, तो ये भी बेरियम आयन बेरियम आयन और क्लोराइड आयन में सेपरेट हो गया। अब दोनों जब सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा कि ये जो बेरियम है ये जाके सल्फेट से मिक्स कर गया, और ये सोडियम था ये आके सोडियम आयन क्लोराइड आयन से
तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक एलिमेंट रिप्लेस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो दो आयन रिप्लेस हो रहे हैं। यहाँ पे सोडियम यहाँ गया, है ना, क्लोराइड भी यहाँ गया। तो चूंकि दो दो आयन रिप्लेस हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देख ले, बी ए प्लस टू और SO4 की अभिक्रिया से BeSO4 ये जो प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है, तो उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से दिखा देंगे कि वो मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है। अब से बताया था मैंने कि वो क्या होता है, अघुलनशील ठोस होता है, यानी वो घुलेगा नहीं और नीचे उसमें बैठ जाएगा। अभिक्रिया के दौरान जो भी अघुलनशील ठोस बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप या फिर प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए इसको रिएक्शन को क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन का सिंपल सा हो गया कि ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन हट रहा हो, अलग हो रहा हो, या फिर H2 अलग हो रहा हो, तो होगा ऑक्सीडेशन। इसमें और भी जब हायर क्लासेस में जाओगे 11 12th में, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो अलग चीज है। बट इसमें सिंपल से इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन कोई भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से रिडक्शन में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन अलग हो रहा हो, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है, कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से यहाँ पे CO+H2, अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि ऑक्सीजन को इससे अलग कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, और साथ में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो भी रिडक्शन ही हो गया, यानी यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ भी देख लो, अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा क्या होता है, साथ में होता है, अलग अलग सेपरेट नहीं होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं हमेशा साथ होती हैं। अब देखो, ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लो और रिडक्शन का, दोनों को मिक्स करके क्या बनता है, रेडॉक्स। तो इसीलिए जब ये दोनों साथ साथ होता है, इसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीजन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है, जिस तरह की अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो बाकी इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैलकुलेट करना होता है, लेकिन वो शायद 11th क्लास में है, 10th में नहीं पढ़ना होता है उसको।
तो यहाँ भी जैसे कुछ और रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन सेपरेट हुआ तो क्या हो गया, जिंक का, जिंक से ऑक्सीजन हटा यानी जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा यानी कार्बन का क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन हटा तो उसका क्या हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा तो उसका रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुड़ा तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा जो 4 तरह का रिएक्शन हो गया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बस छोटा छोटा 2 टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये रेडॉक्स कारण संक्षारण क्या होता है इसको पढ़ लेंगे, और विकृत गंधिता क्या होता है उसको पढ़ लेंगे। साथ ही साथ जो हमारा ये एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं मतलब मौखिक रूप में डिस्कस कर दूंगा, बाकी आप लोगों को खुद से बनाना होगा वो। ठीक है, तो अभी तक हम जितना जितना पढ़े हैं उसको एक बार नोट डाउन कर लिया जाए, क्या क्या हम लोग आज डिस्कस किए हैं। सबसे पहला था हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, लिख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। और वापस संयोजन अभिक्रिया जब जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो तो इस अभिक्रिया को तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, ब्रैकेट में लिखना है उसका इंग्लिश नाम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये लिख लेना, CaO प्लस H2O से बन रहा है CaOH का Al2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिला के बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी में स्टार मार के लिखना उष्मा छेपी और उष्मा शोषी, उष्मा छेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया लिखो। यदि यदि अभिक्रिया के दौरान यदि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में उत्पाद के रूप में उष्मा उष्मा या या ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, भोजन का पाचन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, उष्मा
एपी का। ठीक है, नेक्स्ट उसमें लिखना उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रिया यदि यदि अभिक्रिया को संपन्न कराने हेतु यदि यदि अभिक्रिया को संपन्न कराने हेतु हमें हमें उष्मा प्रदान करने की जरूरत होती है। यदि अभिक्रिया को संपन्न कराने हेतु हमें उष्मा प्रदान करने की जरूरत होती है तो तो इस प्रकार की अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हो गया, ये किधर गया वो? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमको उष्मा देना पड़ रहा है, CO+CO2, ये लिख सकते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दिए तो CO+CO2 में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया उष्मा शोषी का। नेक्स्ट आप इस पे सेकेंड अभिक्रिया जो था, आ गया ये सारा जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको भी लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट लिखो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जब जब एक अभिकारक जब एक अभिकारक टूटकर जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में, या ब्रैकेट में कर लेना, दो या दो से अधिक उत्पाद में, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है तो बदल जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण कोई भी एक ले लो, यहां से यही वाला ले लो, आ गया जो सबसे सिंपल उदाहरण था। हम्म, ये वाला ले लो, ये भी वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। एक अभिकारक टूट के क्या हुआ, दो में बदल गया, CaCO3, उसको उष्मा दिए CO+CO2 में बदल गया। ठीक है, उसके बाद लिखो उसमें वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः मुख्यतः तीन तरीके से हो सकता है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः तीन तरीके से हो सकता है। पहला, वियोजन को या अपघटन बोलते हैं, तो उसको भी, या दोनों सेम ही है, या तो वियोजन स्लैश अपघटन कर लो। पहला, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। दूसरा, उष्मीय अपघटन कर लो। दूसरा वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। तीसरा प्रकाशीय अपघटन। इसमें एक एक लाइन जैसे मैंने लिखा हुआ है,
अगर अपघटन उष्मा की सहायता से हो तो उष्मीय, उसका उदाहरण यही वाला आ जाएगा। अगर अपघटन विद्युत धारा की सहायता से हो तो वो विद्युत अपघटन, उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? H2 और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बताया कि H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तीसरा प्रकाशीय अपघटन, अगर अपघटन सूर्य प्रकाश की सहायता या भी किसी और अन्य प्रकाशीय स्रोत की सहायता से हो तो वो हो जाएगा हमारे पास, उसका उदाहरण आ गया ये AgCl2, मतलब AgCl से सनलाइट डाले इन्हें तो हमें बन गया ये। दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ मैं। 2H2, अब इसको नोट कर लो। उष्मीय अपघटन अगर उसमें लिखना हो तो लिख ही लो, उसको भी अलग से लिख लो। उष्मीय अपघटन नहीं डालो, पहला उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन देखो, जिस अपघटन अभिक्रिया में जिस अपघटन अभिक्रिया में उष्मा देकर उष्मा देकर अभिकारक को तोड़ा जाता है, उष्मा देकर अभिकारक को तोड़ा जाता है, उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CO3 CO प्लस CO2। दूसरा अगर और लिखना है उसमें तो यहाँ पे है वो, ये वाला भी क्या है, FeSO4। यहाँ भी क्या दे रहे हैं हम लोग, उष्मा देकर इसको Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा वैद्युत अपघटन, उसमें लिखो जिस अपघटन अभिक्रिया में जिस अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक को विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ा जाता है तोड़ा जाता है उसे उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण तुम्हारा ये वाला हो गया 2H2O, साथ में इलेक्ट्रिसिटी, या फिर यहाँ पे लिखो विद्युत धारा प्रवाहित किए तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन देखो, जिस अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक को अभिकारक को सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश या या किसी अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से या किसी अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से तोड़ा जाता है, उस अभिक्रिया को प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये वाला। ठीक है। अब इसके बाद जो विस्थापन और द्विविस्थापन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। और बाकी उसमें जो बचा हुआ हमारे पास गिनती का एक दो टॉपिक है छोटा छोटा। अपघटन बताई मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताई दिया, उसमें रिडॉक्स बता दिया, और साथ में जो है संक्षारण और रैंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता, उसको भी हम लोग उसमें देख लेंगे। और साथ में जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको करके ये चैप्टर हमारा फाइनली खत्म हो जाएगा। उसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करेंगे अगले क्लास के बाद से। ठीक है, चलो, धन्यवाद।